पाकिस्तान दुनिया की बड़ी आबादी वाला एक मुल्क है जहां पर 22-23 करोड़ आदमी रहता है और यह मुल्क इस वक्त बदतरीन सियासी, समाजी, माशी हालात से गुजर रहा है, जहां सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अबतरी में इजाफा हुआ है और समाजी अदम मुसावात और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का एक सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इन हालात से कब कोई और मुल्क भी गुजरा है गुज़िश्ता अदवार में? यकीनन गुजरा है और इंडिया उसकी मिसाल है। 1991 में इंडिया कमोबेश ऐसे ही हालात से गुजरा है और उसने कैसे इस मुश्किल से छुटकारा हासिल किया और इन सूरत हाल से निबर्दाज़मा हुआ और क्या पॉलिसीज लेकर के आया, किन लोगों ने उस वक्त इंडिया के अंदर हुकूमत को सपोर्ट किया और इंडिया उस मुश्किल वक्त से निकल सका। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप मेरी वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, मैं आपको 1991 में इंडिया के हालात से आगाही देना चाहता हूं। एक्चुअली 1991 से पहले ही 1989 से ही वहां पर माशी तनज़्ज़ुली शुरू हो चुकी थी। बैरूनी अदायगियों का प्रेशर हुकूमत के ऊपर पड़ रहा था। क्या वाकयात थे उन दिनों के अंदर, इससे मैं आपको आगाह करता हूं। मैं बताता हूं कि 1991 में इंडिया के हालात ऐसे ही हैं जैसे आज आपको पाकिस्तान के हालात हैं। उनमें आपको कदर मुमासलत, उसमें आपको सिमिलैरिटी खुद तलाश करनी है। यानी कि शदीद माली बहरान, माशी जवाल पजीरी, अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल, सियासी थ्रेट्स, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये सब इंडिया में 1990 की दिहाई में हो रहा था। 1990 की इब्तिदा में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगियों का तवाजुन बहुत बड़ा इशू था और शदीद क्राइसिस की सूरत हाल थी, क्योंकि गल्फ वॉर की वजह से तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था और $15 से तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस $35 हो गई थी। ऑलमोस्ट 133% रेज इन द ऑयल प्राइसेस। उसने बिल्कुल ही अदायगियों के तवाजुन को उलट पुलट करके रख दिया था। इंडिया में फॉरेन रेमिटेंसेस की लो होना शुरू हो गए। बैरूनी तो ओवरसीज जो एनआरआईज थे, उनकी तरफ से पैसे कम आना शुरू हुए, क्योंकि गल्फ वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से जो उनके ओवरसीज थे लोग, इंडियंस, उन्होंने पैसा कम भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने रिकॉर्ड लो पर आ गए और ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब रह गए और इंडिया के पास भी 2 हफ्तों से ज्यादा इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के पैसे खत्म हो चुके थे। मिल रही है ना बातें? सिमिलैरिटीज तलाश करें पाकिस्तान से आज के जमाने की। और ये इंडिया में एक शदीद माशी बहरान पैदा हो चुका था और इकॉनमी के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ कई ऐसे वाकयात भी हुए, जैसे कि राजीव गांधी का मर्डर हुआ 1991 में। 1992 में बाबरी मॉस्क को, बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया और 1993 में बंबई धमाकों का तसल्सल की वजह से एक इनस्टेबिलिटी, गैर यकीनी सूरत हाल और क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। शदीद सियासी और इंतजामी दुश्वारियां पैदा हो चुकी थी इंडिया के अंदर। अदम तहफ़्फ़ुज़ उसकी वजह से हो रहा था, दाखिली इंतशार बढ़ रहा था, बैरूनी कर्जों की अदायगियों का प्रेशर था और माशी बहरान इन तमाम अवामिल की वजह से शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सबसे बढ़कर एक हंग पार्लियामेंट थी, कमजोर पार्लियामेंट थी, कोलिशन थी जिसने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया। मुश्किल अनपॉपुलर फैसले वो हुकूमतें नहीं ले पा रही थी।
जिससे मईशत को बचाया जा सकता। क्यों? कि उनके पास सियासी तौर पर ताकत ही नहीं थी ज्यादा। यह सियासी इत्तेहकाम की कमी थी, कमजोर तरीन हुकूमतें बन रही थी, कोalitions इत्तेहाद बन रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमतें ऐसे ही हल्की फुल्की कमजोर हुकूमतें थी, वो क्या डिसीजन ले सकती थी। एट दैट टाइम एक कमजोर वजीर आजम आया और उसका नाम था नरसिम्हा राव, जो कि एक बड़ी लो प्रोफाइल की शख्सियत समझी जा रही थी और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा उसमें भी नहीं थे। वो भी कोaliशन गवर्नमेंट बना करके आए थे और उनके पास भी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुट्ठी भर चंद साथियों को जमा किया और उन्होंने नए हिंदुस्तान की, नए इंडिया की दाग बेल डाली। और उस वक्त के उनके साथियों में जनाब मनमोहन सिंह साहब थे, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। एट दैट टाइम ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर उन्होंने बनाए, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया, जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू किया, फिस्कल मेजर्स लेने शुरू किए और ऐसी पॉलिसीज वजह की उन चंद लोगों ने सिंसेरिटी के साथ, विल के साथ और लॉन्ग टर्म प्लान करते हुए उस ऐसी पॉलिसीज वजह की जिसके नतीजे में आइंदा आने वाले 10-15 सालों के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल भी हुआ और इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनकर के उभर के दुनिया के सामने आ चुका है। और जिसको आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा था, जिसके कोलैप्स होने का खतरा था, आज 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मालिक है। उसकी एक्सपोर्ट्स इस वक्त दुनिया के हर खित्ते में हो रही है। वहां पर ह्यूमन कैपिटल इस वक्त नई नई इजादात और नई नई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। यकीनन क्लास डिफरेंस अपनी जगह पर है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और वो क्लास डिफरेंस गुज़िश्ता आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा अगर इसी सस्टेनेबल पॉलिसी के ऊपर इंडिया आगे बढ़ता रहा। तो ये जो नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी 1991-92 में, जिसने मुट्ठी भर लोगों के साथ मिलकर के एक कमजोर हुकूमत के बावजूद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी वजह की, जिसका नतीजे में आज इंडिया एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। और ये वक्त 30 साल की कहानी है। विद इन 15 ईयर्स इंडिया अपने पांव पे खड़ा हो गया। अगले 15 ईयर्स के अंदर इंडिया ने फ्लाइट शुरू कर दी और दुनिया भर में आज उसकी कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ी है। इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सीईओ और जीएम और मैनेजिंग पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, पॉलिसी मेकिंग में बैठा हुआ है। इसी तरह इंडिया बिलियनर्स पैदा कर रहा है। इंडिया के अंदर आजाद मंडियों की तिजारत की जो पॉलिसी है उसकी, आज उसने उसकी एक्सपोर्ट को कहां से कहां पहुंचा दिया। वही हालात थे जो आज हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं। मगर क्या था? विल थी, जज्बा था, मुट्ठी भर लोगों को जिनके पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई और आज तक तमाम हुकूमतें जो आती हैं जाती हैं, चाहे उनके नजरियाती इख्तलाफ हो, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते बढ़ते मरते हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन पॉलिसीज को नहीं छेड़ा और इंडिया को, राइजिंग इंडिया के फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। और आज इंडिया कहां पहुंच गया। पाकिस्तान के हालात भी बदल सकते हैं, पाकिस्तान के हालात भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते। इस कदर मायूसी की बातें नहीं करें। गो के हालात तशवीशनाक है, क्राइसिस डीप है, लेकिन इससे निकला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स बट द अपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, एवरीवन शुड थिंक अबाउट इट। और एक चंद लोगों की टीम चाहिए हमें बस, जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वजह करें। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को खुदा के लिए एक सिक्योरिटी स्टेट से निकालें। ये हर वक्त नाजुक दौर से ये मुल्क जो गुजर रहा है, इससे निकले और आज़ाद पॉलिसीज़ बनाई जाएं, दुनिया से compete करने की पॉलिसी बनाई जाए, लोगों को स्किल्ड करने की पॉलिसी बनाई जाए,
तो क्यों नहीं पाकिस्तान इस बहरान से निकल सकेगा। एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करने की पॉलिसीज बनाई जाए और हर इदारा अपना अपना काम करे, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पाकिस्तान को इस बहरान से भी निकाल सकते हैं और तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। तो ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इस क्राइसिस को भुगत रहे हैं, तो दुनिया में भी कई ममालिक ऐसे हैं जो इससे बदतरीन मसाइल का शिकार थे और वो उससे निकल आए। उसके लिए नेकनीयती चाहिए, विल चाहिए और चंद लोग चाहिए सिंसेरिटी के साथ काम करने वाले, और पूरी कौम उसका साथ दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।